बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ग्रेट गेम का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत जाते ही ताकतवरों ने पीडीएम को सरप्राइज़ देना शुरू कर दिया है। पीडीएम पर बिजलियां गिर चुकी हैं। नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट में फड्डा पड़ चुका है और कुछ बड़े क्लियर मैसेजेस पीडीएम के टोले को भेजे गए हैं। एक जानिब तो इनकी जहां जहां पर इनके कदम जमे हुए थे, इनके कदम उखाड़े जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गेम अभी से पड़ गई है। एक्सपेक्टेड ये नहीं था कि इतनी जल्दी इनके दरमियान फड्डा पड़ेगा, लेकिन जाहिर है ये तो होना ही था। इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने पीटीआई पर एक नया हमला किया है और एक नई जंग शहबाज शरीफ ने छेड़ ली है। इस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज एक इंतहाई अहम फैसला सुनाने जा रही है। इमरान खान को विक्टिमाइज करने का प्रोसेस भी इस वक्त ना सिर्फ अपने उरूज पर है बल्कि जोबन पर है। बात वकला पर आ चुकी है। शानदाना गुलजार को पहले उठाया गया, अब शेर अफजल मरवत पर एक FIR काटी गई है। उन्होंने इसमें ज़मानत ली है। अब शेर अफजल मरवत ने अभी ट्वीट किया है कि आई एम सेफ, अटक पुलिस अटेम्प्टेड टू अबडक्ट मी, यानी इस वक्त मैं महफूज हूँ लेकिन मुझे अटक की पुलिस ने अगवा करने की कोशिश की, बट आई विल नॉट सरेंडर विदाउट वारंट। उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा इस तरह से कि मुझे वारंट दिखाएं। मैं कानून को समझता हूँ, वरना अगर आप मुझे वारंट नहीं दिखाएंगे तो फौरी तौर पर आइन ने, कानून ने मुझे अपने सेल्फ डिफेंस का राइट दिया है, मैं वो इन्वोक करूँगा। इनकी और दीगर वकला की इमरान खान से मुलाकातें ना करवाने पर अदालत में पुलिस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के लिए ये बात बड़ी अहम होनी चाहिए कि इनके अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सिर्फ उनकी इज़्ज़त नहीं बल्कि अदलिया और सुपीरियर जुडिशरी की इज़्ज़त पर एक बड़ा सवाल है। जस्टिस आमिर फ़ारूक का इलाज भी चल रहा है, बल्कि मैं पढ़ रहा था कि नॉर्मली ये होता है कि नवाज शरीफ को जब सज़ा होती है तो वो लंदन निकल जाते हैं जब उन्हें मौका मिलता है पहली फ़्लाइट लेके। लेकिन इमरान खान के केस में इमरान खान पाकिस्तान रहता है, जज जिसने फ़ैसला दिया वो लंदन निकल जाता है। नवाज शरीफ जब जेल में गए तो वो बीमार हो गए, लेकिन अब इमरान खान जेल में है तो जज साहब बीमार हो गए हैं, उनका इलाज शुरू हो गया है और सारे केसेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए थे वो डीलिस्ट किए गए हैं। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ों को देख लें, ये कुछ मुआवजे हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं। अब इनसे जो मर्जी तज्जिया किसी के जहन में बने तो वो बना ले। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर एक्ट केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को कल के लिए इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट केस पर फैसला 19 जून को महफूज किया था, तो कमोबेश 2 महीने के बाद अब ये फैसला सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिसका फ़ैसला आज सुनाया जाएगा। काजी फायज ईसा ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट तक कोई भी बेंच इस तरह से नहीं बन सकता। ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कह चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की अभी चूँकि हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पे वो बैठे हैं और राजा रियाज के साथ भी अभी फ़ाइनल नई चीज़ें हो सकी। और आपको पता है कि राजा रियाज ने क्या करना है, फ़ाइनल कहीं और नहीं हुई चीज़ें। लेकिन इसके साथ PTI पर हमले बड़े तेज़ी से जारी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने दावा किया था कि उनसे साइफ़र गुम हो गया। अगर साइफ़र उनसे गुम हो गया तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया। चेयरमैन PTI संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। ये शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है और ये बैक टू बैक शोज़ में आ रहे हैं और जाते जाते फेयरवेल इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। साइफ़र के नए तनाज़े पर ये इमरान खान पर बरस पड़े हैं और इमरान खान को इन्होंने झूठा करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म हो या कोई और, वो साइफ़र पढ़ सकता है, साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन इमरान खान खिलाफ कानून साइफ़र साथ ले गए और फिर गुम भी कर दिया। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। FIA इसकी तहकीकात कर रहा है। ये वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे दिलचस्प बात यह है कि साइफ़र पर एक जानिब ऑर्डर दिया जाता है मीडिया को
کہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی اس کے حق میں یا اس کے خلاف بات نہیں کرنی، لیکن پہلے رانا ثناء اللہ اور اب شہباز شریف بیک ٹو بیک سائفر پر بات کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کیسے پریشر جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے یہ ذکر کر رہے ہیں، کسے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم بات کر رہے ہیں تو پھر تو وہ ڈیبیٹ کا حصہ بھی بنے گا، رپورٹ بھی ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور موجودہ سیکرٹری خارجہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی، گفتگو میں سازش کا دور دور تک تذکرہ نہیں تھا، ہمارے لیے غیر ملکی اشارے پر حکومت بنانے سے مرنا بہتر ہے۔ اب اس فراڈیے کی گفتگو ذرا سنیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف آئندہ ماہ پاکستان آئیں گے، قانون کا سامنا کریں گے، لیکن آئندہ ماہ آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا سامنا جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے تو نہیں کرنا، ظاہر ہے اتنا بڑا شیر جو ہوا۔ نگران وزیر اعظم سے متعلق انہوں نے بتایا کہ قائد حزب اختلاف سے آج ملاقات ہوئی ہے، کل بھی ہوگی، آئین ہمیں 3 دن کی رعایت دیتا ہے، امید ہے اس سے پہلے معاملہ حل کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خط لہرایا کہ سازش ہوئی، بعد میں عمران خان نے کہا کہ سازش نہیں ہوئی، الزام لگایا کہ فلاں نے میری حکومت گرائی۔ عمران خان نے کہا کہ وہ روس اور چین سے قریب ہو رہے تھے اس لیے حکومت گرائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی خوشی نہیں کہ عمران خان جیل میں گئے، جب ہم جیلوں میں جاتے تھے تو عمران خان خود کہتے تھے کہ ہم نے جیلوں میں بھیجا، اس طرح کی یہ باتیں کرتے رہے۔ پھر شہباز شریف نے اپنا رونا بھی رویا کہ وہ بھی اٹک جیل میں رہے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اٹک قلعے میں نہیں رہے، اٹک جیل میں رہے، اگر جیل میں مکھیاں ہیں تو مکھی مار دوائی ہونی چاہیے، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے رہے۔ لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں، ان کی اپنی مشکلات کا آپ کو لٹرلی اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ مشکلات اب کس طرف انہیں لے کر جائیں گی۔ ناظرین کرام، وہیں دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ جیسے ہی حکومت گئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ سرپرائزز ملنا شروع ہو گئے ہیں، اداروں کے قاصد نے بھی یہ پیغام دیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ بات واضح کر دیا کہ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کے اندر جو کابینہ میں انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی ہے کہ جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور ساری جماعتوں کے لوگ تھے، تو انہیں نکالنے کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا۔ اب انہوں نے خود ہی اپنی عزت بچانے کے لیے استعفے دے دیے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان نے صوبائی کابینہ سے استعفے مانگ لیے ہیں، اور غیر تسلی بخش کارکردگی کا کہا جا رہا ہے کہ اس پر نگران وزراء سے استعفے مانگے گئے ہیں۔ بیشتر نگران وزراء نے اپنے استعفے جمع بھی کرا دیے ہیں۔ 19 اراکین کابینہ نے استعفے نگران وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیے ہیں، جبکہ 8 اراکین نے استعفے ابھی تک وزیر اعلیٰ کے پاس جمع نہیں کروائے۔ اب مکمل طور پر کیبنٹ ڈیزالو ایک طرح کی ہو گئی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی سمجھے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک جانب تو گو شہباز شریف ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وفاقی سطح پر پوسٹنگ ٹرانسفرز پر پابندی لگا دی ہے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھ دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ تحلیل ہو چکی ہے، نگران سیٹ اپ کی تشکیل تک ہر قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی جائے۔ اب ایک جانب یہ خبر آ رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم کے معاملے پر پھڈا پڑنے لگا ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی ایک طرح سے، ظاہری بات ہے عالمی سطح پر آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف میں امریکہ کا اثر و رسوخ آپ کے سامنے ہے۔ اب آئی ایم ایف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اگر نگران حکومت طویل المدتی بھی آتی ہے تو اس میں کچھ گیم پڑ سکتی ہے، اور آئی ایم ایف کو اتنا زیادہ اس کے ساتھ پرابلم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے عالمی سطح پر یہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ آئی ایم ایف نے نگران حکومت کے دورانیے میں ممکنہ توسیع پر نگران حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، جس کے بعد اب اہم وزارتوں کے لیے سلیکشن جاری ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے جلیل عباس جیلانی کا نام ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ہے، جبکہ آئندہ وزیر خزانہ کے لیے سلطان علانہ، شبر زیدی، طارق باجوہ، ڈاکٹر اشفاق حسن اور دیگر ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اب نگران وزیر اعظم کے معاملے پر نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ میں پھڈا پڑ چکا ہے، اور عمران خان نے اس ساری ڈیولپمنٹ کا جو تجزیہ کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے انتہائی ناخوشگوار خبر، یعنی نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا، ایک انتہائی ان پلیزیڈنٹ، ایک انتہائی ناخوشگوار خبر۔ دونوں بڑوں کے درمیان دبئی میں طے ہو جانے والے معاہدوں کے باوجود وفاق، سندھ، بلوچستان میں سیاستدانوں تو کیا، کسی سیاسی وابستگی یا تعلق رکھنے والوں کو بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ کس کی طرف سے میسج دے رہے ہیں؟ کیونکہ ٹیکنیکلی تو انہوں نے ہی سلیکشن کرنی ہے، لیکن وفاق، سندھ اور بلوچستان میں
सियासतदान तो दूर की बात, ऑल्दो इन्होंने दुबई में ये फैसला कर लिया था बैठ के कि किसका कितना हिस्सा होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत चलाएगी, यहाँ पे डार साहब और दीगर मामलात होंगे। अब यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी, निगरान हुकूमतें आज़ाद और गैर सियासी होंगी। आज इस बात को यकीनी बनाने के लिए, लाउड एंड क्लियर मैसेज देने के लिए KPK की पूरी निगरान काबीना को फारिग किया गया। इस हवाले से झटका JUI को लगा है, जिसके हमदर्दों पर मबनी काबीना सूबे में मज़े ले रही थी। लेकिन आज सबको वज़राए आला ने चाय का एक एक कप पिलाकर घरों को वापस भेज दिया है। यानी इस वक्त इख्तियार नवाज शरीफ और जरदारी के हाथ से निकल चुका है, गेम किसी और के हाथ में आ चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा। और ये गेम किसके हाथ में आई है, कैसे आई है, क्यों कर आई है और किस तरह से नवाज शरीफ के करीबी सहाफ़ी अब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग फंस चुके हैं और निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर भी डेडलॉक इसीलिए है। सब ने अपने अपने नाम दिए, लेकिन सवाल यहाँ पर अपनी जगह खड़ा है। लेकिन जो असल नाम फाइनल करने वाले हैं उन्होंने कौन सा नाम दिया है? JUI के साथ जो हाथ हुआ है, लेकिन दिल पे नवाज शरीफ और जरदारी साहब की ज़रब लगी है, क्योंकि अब उनके प्लान्स भी फ्लॉप हुए हैं। एक ग्रेटर गेम का आगाज़ हुआ है, IMF को ऑन बोर्ड ले लिया गया है, उन्हें बता दिया गया है कि आइन के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। हल्का बंदियाँ भी आइन के मतहत कर दी गई हैं। बिलावल भुट्टो ने, नाज़रीन कराम, आज से कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो बात की थी, अपने वालिद का नाम लिया और नवाज शरीफ का भी नाम लिया कि उन्होंने हमें अपनी सियासत की नज़र कर दिया जो 30 साल से वो कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के नीचे आपने हमें लगा दिया। क्या आप ये चाहते हैं कि बिलावल और मरियम भी अब वही सियासत करें? वैसे इस जुमले पर ही एतराज़ हो जाना चाहिए कि मतलब क्या ये वारिस हैं पाकिस्तान की सियासत के? बिलावल की जहनीत यही है और मरियम की भी यही जहनीत है कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं। तो बिलावल ने भी इसी जानिब इशारा दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट के क्या हमें अब नीचे लगना पड़ेगा, और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव नौजवानों को मोबलाइज करके अपनाने का इंदिया बिलावल भुट्टो जरदारी ऑलरेडी दे चुके हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।